ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ इंडिकेटर डायग्राम्स। ठीक है, जहां पर क्या होता था कि हमें कोई एक टाइप का इंडिकेटर डायग्राम दे दिया जाता था और दूसरे टाइप का हमें डायग्राम बनाना होता था। इस पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में काफी हाई चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो इसलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। तो लेट्स से कि हमें एक पीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। सो वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन प्रेशर एंड एक्स एक्सिस पर वी हैव टेकन टेम्परेचर इन केल्विन, और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेट लाइंस हैं, आप सोच सकते हैं। तो इस टाइप से एक साइक्लिक प्रोसेस का हमें, और ये डॉटेड है एंड दिस इज सॉलिड। ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ऐसा एक हम लोगों को दिया हुआ है पीटी ग्राफ फॉर सच अ साइक्लिक प्रोसेस, जैसा आपको दिख रहा है फिगर में। पॉइंट्स को नाम अगर देना चाहें तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्लॉट अ पीवी ग्राफ फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जिसके पीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उस साइक्लिक प्रोसेस का अगर पीवी ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सब लोग एक बार। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करना होगा यहाँ पे, तो हम सभी टाइप के प्रोसेसेस को एक बार आइडेंटिफाई कर लें। तो हमें बनाना है यहाँ पर एक पीवी ग्राफ, हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो लेट्स से ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया और पीवी का ग्राफ बनाना है। सो ऑब्वियसली वाई एक्सिस पर हम लोग प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, चलो अब प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हैं एक एक करके। जो ए बी वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे ये प्रोसेस को देख के समझ में आ रहा है कि ए बी वाला प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर ये बात कैसे पता चल रही है? ये बात ऐसे पता चल रही है क्योंकि यहां पर ये P और T का ग्राफ है। ठीक है, तो और ये डॉटेड लाइन बनाई गई है ओरिजिन से पास करती हुई, तो यानी कि जो रिलेशन है वो y इक्वल्स टू mx टाइप का है। y इक्वल्स टू mx का मतलब हो गया P इज इक्वल्स टू kt, है ना, यानी कि P बाय T इज इक्वल्स टू K, और P बाय T इक्वल्स टू K ये हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल गैस के लिए कब सही होता है, दिस इज गे-ल्यूसैक्स लॉ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ए बी प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर कम कर रहे हैं और प्रेशर भी कम हो रहा है। भाई जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। तो वॉल्यूम रखिए कांस्टेंट और प्रेशर को डिक्रीज कराइए। तो ए बी प्रोसेस इस ग्राफ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा, नीचे की तरफ जाता हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी योर ग्राफ फॉर ए टू बी। ये ए बी प्रोसेस हो गया। अच्छा, बीसी कैसा प्रोसेस है? बीसी है आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट है और गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पिस्टन वाले कंटेनर में गर्म कर रहे हो। तो गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट है, तो बीसी इस तरह से कुछ हो जाएगा। दिस इज हाउ बीसी विल लुक लाइक। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर दिया हम लोग यहाँ पे। ये आपका हो गया बी से सी। सी से डी कैसा है भैया? सी से डी है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सी से डी आइसोथर्मल है और प्रेशर बढ़ रहा है। वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सी से डी जब जा रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, कंप्रेशन। प्रेशर बढ़ा रहे हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? पीवी ग्राफ आइसोथर्मल के लिए ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस प्रकार से।
इसको थोड़ा सा और आगे बना दो, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अप्रोक्सीमेटली मान लो बन गया ये। तो ये हो गया सी से लेकर के डी तक, और वापस से जब आप डी से ए आ रहे हो तो डी से ए इज अगेन कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे आप ठंडा कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डी से ए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज कराना है, मतलब इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर डी टू ए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ाई करते हैं अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। पढ़ने के बाद अगली चीज जो हम लोग को पढ़नी है दैट इज FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। और ये चूंकि हम केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन जनरल केमिस्ट्री में जो प्रोसेसेस हैं उनमें एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शंस। हमें जो पढ़ने हैं, जो स्टडी करने हैं, जैसे ये सब आइडियल गैस वगैरह के प्रोसेसेस तो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे एक बार, लेकिन केमिकल रिएक्शंस इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री, है ना। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स ऑन केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करना, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनफैक्ट एक पूरा अलग से ब्रांच ही है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब कुछ समय बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का ही सब पार्ट है। तो अब FLOT फॉर केमिकल रिएक्शंस क्या है? अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई? केमिकल रिएक्शन जिसमें कि कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो केमिकल प्रोसेस आप समझते हो, है ना, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब बच्चों को बताया जाता है, तो ये सब तो आपको मालूम ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक जनरल रिएक्शन मान लो AA सॉलिड प्लस BB लिक्विड प्लस CC गैस, सभी फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी टाइप के सब्सटेंसेस वहां प्रेजेंट हैं। और यहां पर अब सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ये सब रिएक्शन में क्वेश्चन में लिख के दिया रहता है कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट्स थे, और इससे बच्चों मान लो बन गया DD सॉलिड प्लस EE लिक्विड प्लस FF गैस, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, मान लो हो रही है। अच्छा, इन जनरल जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तब तक सभी केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस या कोई भी प्रोसेस, ठीक है, आर supposed to be, chemical reactions are supposed to be carried out, ऐसे लिख लें, are supposed to be carried out, ठीक है, are supposed to be carried out। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम एक टेस्ट ट्यूब लिए और उस टेस्ट ट्यूब में तुम कोई दो चीज HCl और NaOH मिक्स करके उनकी रिएक्शन लैब में करवा रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ओपन टेस्ट ट्यूब में, दिस इज टेकिंग प्लेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है दे आर अज्यूम टू बी, दे आर सपोज टू बी कैरिड आउट अंडर आइसोबैरिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, जब तक कुछ नहीं बोला गया तब तक प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। ओपन टेस्ट ट्यूब में, लैब में तुम एक रिएक्शन करा दिए, HCl और NaOH मिला दिए, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो गई। तो अब ये जो रिएक्शन हुई ये 1 atm के प्रेशर पर और तुम्हारी लैब में जो भी टेम्परेचर है, जो कि जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, 298 केल्विन, उतने पर हुई। सो दिस इज आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर सपोज्ड टू बी कैरिड आउट अंडर आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है। और ये मान लो कोई रिएक्शन हुई AA प्लस BB प्लस CC गोज टू DD प्लस EE प्लस FF, सब मैंने मान लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब प्रेजेंट है, कोई जनरल रिएक्शन मान ली, ठीक है। अब मान लो तुमको बोला कि चलो भैया इसमें क्या करो, वर्क डन निकालो। तो तुमने अच्छा ठीक है चलो सर निकालते हैं। तो तुमने बोला सर DW क्या होता है? तुमने बोला सर DW होता है -P एक्सटर्नल DV, DW इज -P एक्सटर्नल DV। अच्छा, फिर तुमने बोला सर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है, 1 atm के प्रेशर पे हो रहा है। तो
P एक्सटर्नल तो जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसको मैं P बोल देता हूं, ठीक है। P एक्सटर्नल मतलब P हो गया बेसिकली, ठीक है, आइसोबारिक कंडीशंस में है क्योंकि, राइट। और dV जो है ये बन जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये तो तुम जानते हो, ये W आ गया इंटीग्रेट करने पर, राइट। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन के लिए V2 क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन के लिए V2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन के लिए फाइनल चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन में चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है, ये रिएक्शन अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब है A मोल A, B मोल B और C मोल C ये रिएक्ट करके D मोल D, E मोल E और F मोल F का बना दिए। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज है कि रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स आर फाइनल स्पीसीज, रिएक्टेंट्स आर इनिशियल स्पीसीज। तो V2 मतलब हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक, माइनस V1 का मतलब हो गया द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरह से केमिकल रिएक्शन में कितना वर्क हुआ ये आप सोचोगे। आगे सुनो भी। अब देखो क्या है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्या सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैक्सिमम वर्ड में हटा वापिस लेता हूं, सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है तुम्हें प्रोडक्ट साइड पे D मोल्स ऑफ D, E मोल्स ऑफ E और F मोल्स ऑफ F दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें से सबका तुम्हें टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है, तो कायदे से तो D का वॉल्यूम प्लस E का वॉल्यूम प्लस F का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम तुम्हें जोड़ना चाहिए। बट बच्चों क्लास 11 से लेके आज तक बार बार हम लोग ये बात खासकर केमिस्ट्री में तो कई बार कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज मच मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो बस जितने भी केमिस्ट्री के सवाल हैं वो सब इसी अजम्पशन के अंडर चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे जब प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम लिखना है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड अगर रहता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आता है खास, समझ रहे हो मेरी बात को। सॉलिड लिक्विड के केस में वॉल्यूम में कोई बहुत खास चेंज नहीं आता है वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा तो फिर क्या तुम वर्क निकाल रहे हो वहां बैठ के, छोड़ो उसको, इग्नोर कर दो। तो वॉल्यूम में चेंज तभी आता है जब गैसेस वगैरह इन्वॉल्व होती है, तब ज्यादा चेंज आता है वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या है कि जब हम लोग प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम लिखेंगे तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पे जब हम लोग वॉल्यूम लिखें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ F गैस का वॉल्यूम लिख दे वहां पे, है ना, F मोल्स ऑफ F गैस। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि गैस का वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग सिंपली प्रोडक्ट साइड पे जो है वो वॉल्यूम ऑफ F गैस लिखें। और F गैस के कितने मोल्स हैं, F मोल्स हैं, स्मॉल f, और कैपिटल F क्या है, उसका नाम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ F गैस, और यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगर रिएक्टेंट साइड पे लगा दें, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते समय भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ C गैस लिख दें, है ना, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अब ये चीज हमारे पास आ रही है। अब F गैस का वॉल्यूम जब हमें लिखना है, ठीक है, F गैस का वॉल्यूम हमें लिखना है तो हम लोग अपनी सारी पढ़ाई आइडियल बिहेवियर मान के करते हैं। तो F गैस के, कैपिटल F गैस के मोल्स कितने हैं, स्मॉल f, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो होता है nRT/P। आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम होता है nRT/P। तो n की जगह पर मैंने रख दिया नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि F रखा, इंटू R इंटू T अपॉन प्रेशर, तो कांस्टेंट है वो P के बराबर है। और इसी तरह C का जब मैंने वॉल्यूम रखा तो C के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल c, तो उसके वॉल्यूम को भी मैंने सोचा nRT/P, और n की जगह मैंने क्या रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैंने C रख दिया, तो ये मेरे पास आ गया CRT/P। अब ध्यान से देखिए यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, यहां से हमारे पास आएगा कि W इज इक्वल्स टू PP, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और माइनस ऑफ F माइनस C इंटू RT, ठीक है। PP कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन को अलग कर दिए और इसमें से RT कॉमन निकाले तो F माइनस C बन रहा। नाउ व्हाट इज F माइनस C, ध्यान से देखें तो F माइनस C
हमारा पुराना जाना पहचाना हुआ टर्म जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कई बार देखा है, F माइनस सी को बच्चों हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा था, इसे हम लोग नाम देते हैं डेल्टा एन जी। सो F माइनस सी रिप्रेजेंट्स डेल्टा एन जी। तो यहां से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के केस में W का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जा रहा है, माइनस डेल्टा एन जी into RT, where delta Ng represents the change in the number of moles of gas. So this is a very important formula in case of chemical reactions. इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा Ng इज चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, या और उसको अगर इजी भाषा में डिफाइन करें तो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसेस on product side minus sum of stoichiometric coefficient of gases on reactant side, change in moles of gas, इसी को हम लोग डेल्टा Ng के नाम से जानते हैं। ये W का फॉर्मूला है केमिकल रिएक्शन के लिए। अच्छा, फिर एक और रिलेशन होता है कि केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत बार डेल्टा H और डेल्टा U का बात होगा। तो डेल्टा H वी ऑल नो इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एंड डेल्टा यू मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो गया? क्यूपी हो गया ना। एंड डेल्टा यू इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। और ये क्या हो गया? ये क्यूवी हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो क्या है, केमिकल रिएक्शन को हमने बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में हो रहा है, ठीक है। यहां पे हमने अभी देखा भी था, केमिकल रिएक्शंस आर सपोज टू बी कैरिड आउट अंडर आइसोबारिक कंडीशंस। तो मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। अब आप ये बात बचपन से जानते हो कि केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। तो वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई, वो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। समझ रहे हैं आप बात को? और अगर वो अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस हीट है तो उसको बच्चों हम लोग डेल्टा एच बोलेंगे। तो तुमको बोला जाए कि ये रिएक्शन होने से 50 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, तो 50 किलो जूल हीट अगर रिलीज हो रही है तो तुम डेल्टा एच को माइनस 50 किलो जूल बोल देना। समझ गए ना बात को? क्योंकि डेल्टा एच इज क्यूपी के बराबर। अब क्वेश्चन क्या होगा कि डेल्टा एच दे देगा, बोलेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। मतलब इसी रिएक्शन को यदि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में कराते तो वहां पे हीट का एक्सचेंज क्या होता। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो का मतलब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा यू निकालो। तो यहां पर हमें डेल्टा यू निकालना होगा, डेल्टा एच गिवन होगा, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे हम लोग? अब देखो, हम लोग ये बात जानते हैं पहले से कि H जो है बच्चों वो होता है U प्लस पीवी के बराबर। H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, वी नो दिस। अब हम अगर दोनों तरफ डेल्टा ले लें तो हमारे पास आता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी, ऐसा हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग अगर देखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P डेल्टा के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? डेल्टा V। अच्छा, अब डेल्टा V क्या लिखोगे आप? देखो ये फिर से वही टर्म बन रहा है ना जो आपने, है ना, यहाँ पे अगर ऊपर ले जाके आप देखो थोड़ा सा, जब वर्क का कैलकुलेशन किया था, है ना, तो ये सेम ही चीज तो बन रही है, P इंटू डेल्टा V, बस माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन अगर वहां से हटा दें तो जो वर्क वाली फॉर्मूला निकाला था वही सेम चीज बन रही है ये, क्योंकि अब डेल्टा वी में फिर से आप वही काम करोगे ना भाई। डेल्टा वी की जगह आप क्या सोचोगे बताओ? डेल्टा वी की जगह बोलोगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो पूरा वापिस से वही प्रोसेस रिपीट करके, जिसको ऑब्वियसली मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, आपके पास केमिकल रिएक्शंस के केस में ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर जो नीट वाले बच्चे अगर हो तो वो तो बिल्कुल ही ध्यान दें। और जेई मेंस पर भी इस पे क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली केमिकल रिएक्शंस के लिए पूछे जाएंगे। केमिकल रिएक्शन का हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, बिल्कुल इसको रट्टा मान लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी क्या है ये आप समझ रहे हो, इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में करी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि कंसिडर द रिएक्शन एक रिएक्शन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, FeCO3 solid goes to FeO solid plus CO2 गैस, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल्स टू 82.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन को सभी लोग नोट डाउन करिए और आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है, मुझे डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू हमें निकालना है। अच्छा, यहां पे आपको ये पर मोल दिख रहा है, इस पर मोल का मतलब होता है, बस मैं भी बता रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा मैं 1-2 क्लास के बाद जब थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन। तो अब ये क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी मतलब इसका हम लोग और मीनिंग थर्मोकेमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो बस आप ऐसे मान लो कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये रिलेशन हम लोग लगाएंगे केमिकल रिएक्शन के लिए, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अच्छा भाई, डेल्टा एच की जगह मैंने पुट कर दिया 82.8 किलो जूल पर मोल में है। डेल्टा यू मुझे निकालना है। डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए देखिए, तो इस साइड 1 मोल गैस है, इधर कोई गैस नहीं है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 8.314, जूल में बात चल रही है क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, उसे 298 केल्विन करेंगे। एंड इसको बच्चों हम लोग एक बार 1000 से डिवाइड भी करेंगे। क्यों किए 1000 से डिवाइड? क्योंकि दिस वाज किलो जूल्स एंड दिस वाज जूल्स, तो जूल्स को किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और बस मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके आगे सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसा भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन सारे किलो जूल में है तो इसको जूल से किलो जूल में हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और ये पर मोल वाली जो बात मैंने आपको बताई, ये आपको मैं आगे चल के थर्मोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे थोड़ा थोड़ा चलो मन कर रहा है, अभी समझा देता हूं, है ना। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच जो लिखा रहता है, वो पर मोल लिखने का क्या तरीका है, मतलब पर मोल कहने का क्या मतलब है। तो किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो रिएक्शन जब गिवन स्टोइकियोमेट्री में हो रही है तो उसमें इतनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लोग ये बात जानते हैं बच्चों की डेल्टा एच एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वी नो दिस। तो अब सपोज करो कि मान लो मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दूं, ध्यान समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं कि 2A goes to B, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर मोल कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाई हमने करी थी उसके हिसाब से तो ये 2 और 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इस रिएक्शन का मतलब इस तरह से निकालना है कि 2 मोल A से 1 मोल B बना, ठीक है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H मान लो एक बार के लिए 10 किलो जूल पर मोल है, लेट्स से, ठीक है। तो ये जो डेल्टा H इस रिएक्शन का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये रिएक्शन गिवन स्टोइकियोमेट्री में हो रही है,
गिवन स्टोइकियोमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर हिसाब से हो रही है कि तुम A का 2 मोल ले रहे हो और 1 मोल B बना रहे हो, A का 2 मोल लेके 1 मोल B बना रहे हो, तो 10 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड है। इस पर मोल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस ये पर मोल ये दिखा रहा है कि ये रिएक्शन इस तरह से हो रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन मैनर, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम ऐसा भी तो सोच सकते थे ना कि 4 मोल A से 2 मोल B बन जाए, इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम बोलो सर इससे क्या फर्क पड़ गया, रिएक्शन तो वही है ना। हाँ रिएक्शन तो वही है, मोल कंसेप्ट के हिसाब से सोचो तो वही है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वही रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 मोल A से 1 मोल B बन रहा था और यहां पे 4 मोल A से 2 मोल B बन रहा है, तो जस्ट डबल हो गया है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस अगर जस्ट डबल हो गया है तो जो हीट लगेगी खुद सोचो वो भी डबल लगेगी। तो अगर तुम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस रिएक्शन का डेल्टा H अभी 20 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। एंड दिस पर मोल मीन्स नथिंग, दिस पर मोल सिंपली मीन्स पर मोल ऑफ द रिएक्शन, कोई उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर मोल का सिंपली मतलब है कि गिवन स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन जब हो रही है तब। ठीक है, तो रिएक्शन ये और रिएक्शन ये बोथ आर सेम, बट दे आर सेम फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पे ये रिएक्शन लिखना और पेपर पे ये रिएक्शन लिखना, दोनों का मतलब अलग अलग है। इस रिएक्शन का मतलब है 2 मोल A से 1 मोल B बनाना, और इस रिएक्शन का मतलब है 4 मोल A से 2 मोल B बनाना। तो डबल हो गया दोनों, तो डबल हो गया तो हीट जो इन्वॉल्व्ड है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, ठीक है, तो उस रिएक्शन का डेल्टा H जो भी है या कोई भी पैरामीटर, डेल्टा H बोल दो या सिर्फ डेल्टा H ही क्यों है ना, डेल्टा U भी इसी तरह से है। अरे भाई डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर में अगर रिएक्शन को कराओ तो हीट है, डेल्टा U कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर रिएक्शन को कराओ तो हीट है, दोनों ही तो हीट है ना। या आगे चल के और भी पैरामीटर्स बताएंगे, ठीक है, अभी नाम लिख दे रहे हैं बस, डेल्टा G, डेल्टा S, है ना, ये सभी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और रिएक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब भी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जो पर मोल लिखा रहता है उस पर मोल का कोई मीनिंग नहीं है सच, बस वो एक लिखने का तरीका है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द गिवन स्टोइकियोमेट्री, इन द गिवन मैनर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, थर्मोकेमिस्ट्री में इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो आई होप इतना सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए फटाफट अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन रिएक्शन एट 300 केल्विन। क्या रिएक्शन हो रही है, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस। तो नाउ यू कैन सी कि अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है, क्योंकि आपको डेल्टा Ng निकालना होगा और डेल्टा Ng निकालने के लिए आप सिर्फ गैसेस को कंसिडर करते हो। ठीक है, goes to 6 CO2 गैस प्लस 3 H2O लिक्विड, ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और डेल्टा H इज इक्वल्स टू इस रिएक्शन का -3271 किलो जूल पर मोल ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन। ठीक है, अब इस बात का मतलब समझो, है ना, पूरी दुनिया तो इसको रट्टा मारती, तुम फील करो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऊपर वाली रिएक्शन जब करा रहे हो 300 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब 1 मोल C6H6, वैसे C6H6 क्या है, बेंजीन है बेसिकली, है ना, तो 1 मोल बेंजीन को 7.5 मोल 7.5 मोल ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन करा रहे हो, रिएक्ट करा के,
6 मोल CO2 और 3 मोल H2O बना रहे हो 300 केल्विन के टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, तो 3271 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। कांस्टेंट प्रेशर पर जब करा रहे हो 300 केल्विन पर ये रिएक्शन करा रहे हो, 1 मोल बेंजीन और 7.5 मोल ऑक्सीजन की कंबस्शन बोलते हैं इसे, जानते हो, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन, तो 3271 किलो जूल हीट रिलीज हुई अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, और इसीलिए इसको हमने डेल्टा एच का नाम दिया। ठीक है, फील करो उस बात को, क्या लिखा हुआ है वो। तो हमको करना है फाइंड डेल्टा यू करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा यू। तो बस अब क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, हम लोग क्या करेंगे, नहीं क्वेश्चन फाइंड डेल्टा यू नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है व्हाट इज डेल्टा यू फॉर कंबशन, what is delta U for combustion of 1.5 mole of benzene at 300 Kelvin। ये क्वेश्चन है, what is delta U for combustion of 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 300 केल्विन। तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, वी हैव बीन गिवन डेल्टा एच एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट डेल्टा यू। तो हमने लिखा बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। डेल्टा एच की जगह पर मैंने रखा -3271, डेल्टा यू मैं निकालना चाहता हूं, डेल्टा Ng की वैल्यू मैंने रखी 6 माइनस 7.5, 15/2, तो ये आ जाएगा -3/2, -3/2 आएगा। ये लिक्विड है, इसको नहीं लेना है, ये भी लिक्विड है, इसको नहीं लेना है, खाली गैसेस को लेना है। R की जगह मैं 25/3 भी डाल सकता हूं या 8.314 भी डाल सकता हूं, ठीक है, 8.314 भी पुट कर सकता हूं, जूल में बात चल रही है, कैलोरी होता तो कैलोरी में डाल देता, तो 8.314 मान लीजिए मैंने डाल दिया। और टेम्परेचर की जगह पर मैं पुट करूंगा 300 केल्विन, लेकिन दिस इज इन किलो जूल, सो आई नीड टू डिवाइड दिस बाय 1000, ठीक है, इसे मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को। तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा ताकि किलो जूल में आ जाए, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, ये तो मजदूरी का काम आप ही करोगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे किसका वैल्यू, डेल्टा यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से जो भी डेल्टा यू है वो आ जाएगा, आंसर शायद आएगा, डेल्टा यू के लिए जब निकालोगे तो आंसर विल बी इक्वल्स टू, ये चीज इधर ले जाके प्लस करनी पड़ेगी, तो जो भी आ जाए, आंसर मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, वो आप यहां से निकाल सकते हो, जो भी आ जाए एक बार देख लेना जो भी आंसर, ठीक है। मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं, ये जो डेल्टा यू आया, जो भी आया, जैसे लेट से एक बार के चलो हम लोग निकाल ही लेते हैं 1 मिनट को, है ना। तो यहां से जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो आपकी सॉल्व करने पर आएगी -3267.4, इतना आप लोग कर सकते हो, किलो जूल पर मोल, ये आएगी डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है। बट क्या ये सही आंसर है? नो, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो, ये तुमने डेल्टा यू जो निकाला है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तुमने इस रिएक्शन का डेल्टा यू निकाला है ना, और इस रिएक्शन के डेल्टा यू में 1 मोल बेंजीन का कंबशन हो रहा है, इस रिएक्शन के डेल्टा यू में 1 मोल बेंजीन का कंबशन हो रहा है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1.5 मोल बेंजीन के कंबशन में, तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम क्वेश्चन को ऐसे करते कि तुम इसको शुरू में ही 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो सभी कोफिशिएंट्स तुम्हारे चेंज हो जाते, ठीक है, फिर उसके हिसाब से तुम डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई कर देते, या
मुझे ज्यादा बेटर तरीका लगता है कि मैंने तो भाई जो प्रोसेस दिया हुआ है उसके लिए, क्योंकि ये डेल्टा एच भी इसी प्रोसेस के लिए दिया है ना। अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता तो सबको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, डेल्टा एच को भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर डेल्टा एनजी भी नए वाले के हिसाब से निकालना पड़ता। तो इतना सब ताम झाम क्यों लगाना भाई, मुझे ये प्रोसेस एक दिया हुआ है, इस प्रोसेस का डेल्टा एच पता है, इस पे मैंने रिलेशन निकाल के डेल्टा यू निकाल दिया। बस अब मैं ये ध्यान रखूं कि ये जो डेल्टा यू आया है दिस इज फॉर 1 मोल, और डेल्टा यू होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 1 मोल का अगर इतना है तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा और सीधे सीधे आंसर निकाल दूंगा। -3267.4 किलो जूल पर मोल। ये 1 मोल के लिए है तो इसको मैं 1.5 गुना कर दूंगा, 1.5 मोल के लिए इंटू 3/2। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और जो भी वहां से आंसर आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। रिएक्शन क्या हो रही है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गोज टू 2HCl गैस। ठीक है, इसका डेल्टा H है -185 किलो जूल पर मोल। फिर बोला गया इफ 2 मोल H2 एंड 2 मोल Cl2 completely react to form HCl gas, then find delta U for the reaction। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाऊं तो ये बात मुझे फील आ जानी चाहिए तुरंत देखते ही कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चों 0 है। ठीक है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू भी हो जाएगा। तो डेल्टा यू भी इसका कितना हो जाएगा, -185 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। लेकिन वो तब है जब रिएक्शन ये दी हुई है, और इस रिएक्शन में 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2 है। ठीक है, लेकिन अगर 2 मोल H2 और 2 मोल Cl2 हो गया, ठीक है, 2 मोल H2 और 2 मोल Cl2 हो गया तो डबल हो गया, है ना। तो डबल हो गया तो डेल्टा यू को भी मुझे डबल करके बताना पड़ेगा। तो मैं अपना आंसर दूंगा 185 का डबल, विच विल बी -370 किलो जूल पर मोल। और ये पर मोल क्या है, पर मोल है इस रिएक्शन का 2H2 प्लस 2Cl2 गोज टू 4HCl। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है मोल कंसेप्ट के लिहाज से, थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोकेमिस्ट्री के लिहाज से सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का डेल्टा एच वगैरह तो अलग अलग है। पेपर पे ये लिखा हुआ है मतलब कुछ और है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन, और इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल क्लोरीन। तो इसका डेल्टा एच और डेल्टा यू अलग अलग होगा। अच्छा, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली फील करो इस बात को, ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, प्रैक्टिकली फील करो कि क्यों डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम है। इसका डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम होने का मतलब है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये सेम आ रहा है। अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंट क्यों होता था, डिफरेंट इसलिए होता था क्योंकि जब हम लोग, अब जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो मेरे पास एक पिस्टन वाला कंटेनर है, ठीक है ना, तो पिस्टन वाला कंटेनर है तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, अब मान लो इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, अब उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन होने से
प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा मोल्स ऑफ गैस बनेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा कंटेनर के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा तो यानी कि ये एक्सपैंड करेगा, ऐसे केस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना भाई, प्रेशर कांस्टेंट है, ज्यादा गैस अगर बनेगा तो पिस्टन एक्सपैंड करेगा। ठीक है। और डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेस होगा। लेकिन अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एन जी जीरो का मतलब कि देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इस बार क्या रहेगा, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। तो तुम पिस्टन वाले कंटेनर में करा रहे हो लेकिन फिर भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये आइसोकोरिक जैसा भी तो हो गया ना, ये रिजिड कंटेनर जैसे ही तो बिहेव कर रहा है भाई। अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ता तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है ऐसे केस में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होता तो पिस्टन नीचे आता, लेकिन अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो पिस्टन वहीं रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर भी हो गया और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो गया। तो इसीलिए डेल्टा एच और डेल्टा यू ऐसी रिएक्शंस जिनका डेल्टा एन जी जीरो है, उन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये भी सोच सकते हो यहां से कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ठीक है, पहले तो मैथमेटिकली सोचो थोड़ा सा कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है बच्चों, तो रिलेशन क्या निकाला आपने, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, अब आर पॉजिटिव है और टी हमेशा पॉजिटिव है केल्विन वाला, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव अगर है तो ऐसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। फॉर रिएक्शंस वेयर डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। मतलब उस रिएक्शन को हम कांस्टेंट प्रेशर पे कराएंगे अगर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे कराएंगे तो ज्यादा हीट इन्वॉल्व रहेगी, है ना। मतलब जैसे लेट से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी वो। क्यों ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि एक्सपेंशन भी होगा ना भाई, और एक्सपेंशन अगर हुआ तो उसके लिए भी हीट हमको देना पड़ेगा। अगर हम उसी रिएक्शन को एक रिजिड कंटेनर में करा रहे हैं तो वहां पर तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप बात को, वहां पर कोई वर्क नहीं है, वहां पे रिजिड कंटेनर में सिर्फ हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, उससे रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर पिस्टन वाले कंटेनर में करा रहे हैं तो पिस्टन एक्सपैंड भी कर रहा है, तो वर्क भी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम ही को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर रिएक्शन का डेल्टा एन जी नेगेटिव हुआ तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू। मतलब कम हीट से काम चल जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है, और सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करी तो वो भी तो कुछ एनर्जी सप्लाई कर दे रहा है ना, तो हमें बाहर से जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो कम हो जाएगा। ठीक है, इतना एनालिसिस का जरूरत नहीं पड़ेगा खैर, बट चलो ठीक है, अगर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग फाइनली लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक जो है उस पे आ जाते हैं, FLOT फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बिल्कुल केमिकल रिएक्शन जैसा ही है, FLOT फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा हो, है ना। जैसे लेट से हम लोग पहले बात करें वेपराइजेशन की, ठीक है ना, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन आप जानते हो क्या होता है भाई, कोई ए लिक्विड है वो ए गैस में चला गया, जैसे H2O लिक्विड से H2O गैस तो ये फेज चेंज हो रहा है, मतलब फेज चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक सॉलिड से फेज चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, मतलब स्टेट चेंज और फेज चेंज को मिक्स मत करना। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय
कि दो अलग अलग सॉलिड भी अलग अलग फेज माने जाते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय बताया था। तो कभी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड अगर बन रहा हो तो वो भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, या सॉलिड से गैस जा रहे हो, तो बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चे फेज ट्रांसफॉर्मेशन का बस इतना सा मतलब निकाल लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, यही है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन एक बार आईआईटी में भी ये चीज टेस्ट हो चुकी है कि आप सपोज करो मैं बोलूं कि मैं फॉस्फोरस व्हाइट से फॉस्फोरस रेड बनाया, ठीक है, और ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अब आधी जनता क्या बोलती है, सॉलिड से सॉलिड जा रहे हैं तो ये काहे का फेज ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये भी है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड जा रहे हो तो दो अलग अलग सॉलिड, भाई जो चीजें आपस में इंटरमिक्स ना करें तो वो अलग अलग फेज हैं। अब दो गैसेस हमेशा इंटरमिक्स कर जाती हैं, दो लिक्विड्स भी जनरली कर जाते हैं। रेयर केस में अगर इमिसिबल लिक्विड है तो बात कुछ और है, नहीं तो मिसिबल लिक्विड्स तो जनरली होते हैं, मिक्स कर जाते हैं। लेकिन बच्चों दो सॉलिड कभी भी आपस में मिक्स नहीं करते हैं। तो फॉस्फोरस व्हाइट सॉलिड और फॉस्फोरस रेड सॉलिड ये दो अलग अलग फेजेस हैं। ठीक है, तो इसको भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर किया जाएगा। ये एक बार आईआईटी में आ चुका है। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप स्टेट चेंज मत निकाल लें। स्टेट चेंज इज अ टाइप ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, बट फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल मीनिंग होता है कि फेज बदल गया, बस ऐसे समझो आप। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस पॉइंट पे। तो ये लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो हाँ ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं जरा लिख दे रहा हूं, ए लिक्विड से ए गैस। अच्छा, अब क्या है कि जैसे केमिकल रिएक्शन आइसोथर्मल और आइसोबारिक था, वैसे ये भी एक केमिकल रिएक्शन जैसा ही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं है लेकिन वैसा ही है। बर्फ पिघल रही है, लिक्विड उबल रहा है, ये सब सारे केमिस्ट्री के प्रोसेसेस जो हैं वो क्या माने जाएंगे, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल। तो ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है बच्चों, है ना, कि 1 atm पे 273 केल्विन पे बर्फ पिघल रही है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन पर पानी बॉयल कर रहा है। तो ये सब आइसोबारिक और आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, चलो अब तुम्हें यहां पे निकालना है सबसे पहले तो डेल्टा एच मान लो। तो डेल्टा एच तुम क्या बोलोगे, डेल्टा एच जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, आइसोबारिक कंडीशंस मैंने बोल ही दिया है, तो जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस हीट को क्या बोलोगे, डेल्टा एच बोलोगे। और यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका नाम सुना है आपने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ठीक है, जो लेटेंट, जैसे जैसे पानी के लिए बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगभग लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, लगभग, है ना, इसके आसपास रहता है वैल्यू। तो 540 कैलोरी पर ग्राम का क्या मतलब है कि 1 ग्राम पानी को जब लिक्विड से वेपर बनाना है तो 540 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? तो लेटेंट हीट क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें। ठीक है, अब उसके अनुसार मान लो जितना भी पानी है, क्वेश्चन बोले 1 मोल पानी है तो तुम 540 कैलोरी पर ग्राम जो भी वैल्यू दी हुई है उसको तुम 1 मोल है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जितनी भी हीट प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उस हीट को तुम डेल्टा एच का नाम देते हो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है वो। ठीक है, अच्छा फिर भाई W कैसे निकालोगे, W निकालोगे माइनस P एक्सटर्नल, वो तो कांस्टेंट हो गया, आइसोबारिक कंडीशन है, इनटू क्या करोगे, V गैस फाइनल वॉल्यूम माइनस V लिक्विड। भाई लिक्विड गैस में जा रहा है तो V गैस माइनस लिक्विड कर देना। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में इस तरह बात नहीं बनेगी। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि सिंस V गैस इज मच मच ग्रेटर देन V लिक्विड, ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस P इंटू V गैस। ठीक है, V गैस मच मच ग्रेटर देन V लिक्विड, तो इसको क्या पुट कर देना, इसको इग्नोर कर देना, और क्या, इसको उड़ाओ यहां से, इसका कोई काम नहीं, जीरो हो गया ये। और P इंटू V गैस को
आइडियल बिहेवियर मान के पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हो, NR टी गैस, हो गया काम खत्म। इस तरह से W निकाल सकते हो। और इसी तरह से अगर कभी मान लो डेल्टा U का बात हो तो लिखना डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन जैसा ही है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो P कांस्टेंट है, डेल्टा V बाहर आ जाएगा। फिर इसको लिखना डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V गैस माइनस V लिक्विड, क्योंकि पहले क्या था लिक्विड, बाद में क्या है गैस। तो बस अब इसको फिर से इग्नोर कर दो, PV गैस आ जाएगा और यहां से डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV गैस की जगह क्या रख दोगे, NR T गैस। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, कितना जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो आइए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इस पर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज डेल्टा U व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर vaporizes at 100 degree centigrade. Latent heat of vaporization of water is equals to 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो पानी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब पानी वेपराइज करते समय प्रति मोल इतना किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। अब हमको क्वेश्चन बनाने वाला बोल रहा है कि 2 मोल पानी को हम वेपराइज करा रहे हैं, 2 मोल पानी को वेपराइज करा रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं बच्चों की वो हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सब पॉजिटिव है, वैसे भी क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है और ये सब बात बचपन से आपको मालूम है कि कोई भी लिक्विड जब वेपराइज करता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस प्रोसेस में कितना लगेगा, इस प्रोसेस में लगेगा 40.66 इंटू 2 किलो जूल, इतनी हीट लगेगी। तो ये हो जाएगा 2 6 12 13 कैरी ओवर 1 और 81.32 किलो जूल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसको मैं पुट कर दूंगा डेल्टा H के बराबर, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाता है तो केमिस्ट्री में हम मानते हैं कि प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस हुआ होगा। और यदि प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस हुआ है तो जो भी हीट का आदान प्रदान है वो डेल्टा H कहलाता है, ठीक है। तो इसको मैंने डेल्टा H के बराबर बोला। अब आप आगे देखो, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पूछा गया, डेल्टा U निकालना है, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई H इज इक्वल्स टू U प्लस PV और डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस आइसोबारिक है P डेल्टा V। अब डेल्टा V में मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन ये बात मुझे बचपन से मालूम है और क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा भी नहीं दिया हुआ है जिससे मैं, चलो एक बार के लिए पानी है तो तुम बोल भी सकते हो कि सर पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, आप याद करवाए हुए हैं कई बार। तो चलो पानी के लिए मान लिया कि तुम एक बार वॉल्यूम निकाल भी लोगे, लेकिन कोई और लिक्विड हो जाएगा तब तो बिल्कुल ही बात खत्म हो गई। अरे तुम्हें हर लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी ना याद है यार, पानी की याद है खाली, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्वेश्चन में कहीं ऐसा कोई डेटा नहीं है जो इस तरफ इशारा करे कि लिक्विड का वॉल्यूम निकल सकता हो। तो लिक्विड का वॉल्यूम मैंने मान लिया कि बहुत कम है, तो पीवी गैस आ गया। और पीवी गैस मुझे टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है तो उसकी जगह पे मैंने NRT गैस कर दिया, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू मैंने पुट करी 81.32 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस नंबर ऑफ मोल्स 2 है, R की वैल्यू डाली 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू डाली 373 केल्विन में, और इसको 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये किलो जूल है तो ये भी किलो जूल होना चाहिए। बस इसको आप सॉल्व करो,
जो भी यहां से आ जाए वो आपका आंसर है। एक और टाइप का प्रोसेस आपको पढ़ा देते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन ही है, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? पिघलना, मेल्टिंग। तो ए सॉलिड से ए लिक्विड जा रहा है, तो ये भी फ्यूजन फेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये भी आइसोथर्मल आइसोबारिक है। तो यहां पे तुम्हें निकालना है, मान लो सबसे पहले तो डेल्टा एच। तो डेल्टा एच यहां पर कांस्टेंट प्रेशर में है, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी उस हीट को क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं एल फ्यूजन। जैसे एल वेपराइजेशन बोले थे ना, वैसे यहाँ पे एल फ्यूजन बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ गए इस बात को? और उस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग डेल्टा एच पुट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में है। अच्छा, फिर हम लोग निकालेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, उसकी जगह पी पुट कर दिए, इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल क्या है? वी लिक्विड, और वी इनिशियल क्या है? वी सॉलिड। बस अब इसको, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे छोड़ो इसे। अब यहां पे ये थोड़ी ना बोलोगे भाई मैंने तुम्हें क्या सिखाया, गैस का वॉल्यूम मच मच ग्रेटर देन सॉलिड और लिक्विड का है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसा कोई ना मैंने कभी बताया है और ना कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में आपको सफिशिएंट डेटा विल बी गिवन, डेंसिटी वेंसिटी दिया रहेगा, जिसकी मदद से आप लिक्विड का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम ये सब आप पूरी तरह से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे ये सब कोई हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करना होता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच, यहां कुछ नहीं चलेगा, बस एज इट इज छोड़ दो। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी, डेल्टा U मान लो निकालना है, तो आप करोगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V कर दोगे। फिर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V क्या करोगे? डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बस इतना लिख के छोड़ दो, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता। मतलब अब क्वेश्चन करना है तो डेटा वेटा दो, या अलग से क्वेश्चन में बोलो कि कुछ अप्रोक्सीमेशन करना है तो वो अलग से बोलो, वो स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एंड दैट कंप्लीट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है।